जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 का आर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स के विषय में। चूँकि मेरे शुभचिंतकों द्वारा और कुछ जानने वालों द्वारा बार बार आग्रह किया जा रहा था कि आप मैट्रिमोनियल से संबंधित वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, और उनकी इच्छा थी कि कुछ इस विषय पर भी आप प्रकाश डालें। तो बताते चलें कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो अध्याय 9 था, धारा 125 से लेकर धारा 128 तक, वही अध्याय 10 में यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 में धारा 144 से लेकर के धारा 147 तक में वर्णन किया गया है। अब हम लोग सिर्फ आज इस अध्याय पर चर्चा करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान है मेंटेनेंस से संबंधित। इसके बाद फिर हम लोग मैट्रिमोनियल का जो हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित जो रिलेटेड मामले आते हैं न्यायालय में, उसका चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित जो मामले न्यायालय में आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं धारा 144 का। ये कहता है कि आर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट आर रिफ्यूजेज टू मेंटेन। यहाँ ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट की चीज़ है, एक नोट करने वाली चीज़ है कि ये इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स उसके पास मतलब पर्याप्त साधन है, और उसके बाद वो नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है मेंटेन करने से। किसका? तो ये है हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। और यहाँ एक कंडीशन वाइफ के लिए भी है कि वह वाइफ जो है खुद का अपना मेंटेन करने में, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरे कंडीशन में है हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड आर नॉट अनेबल टू मेंटेन इट सेल्फ। अपनी धर्मज या अधर्मज बालक संतान का, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है। और सी करा हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर who has attained majority where such child is by reason or any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। ये जो क्लास सी है क्लास बी को एक प्रकार से एक्सप्लेन कर देता है कि अपनी अधर्मज या धर्मज जो भी संतान है, जो विवाहित पुत्री नहीं है, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यानी कि कोई विवाहित पुत्री है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर वो व्यक्ति लायबल नहीं है, यानी कि पिता लायबल नहीं है। फिर उसका पति के ऊपर लायबिलिटी चला जाएगा। जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। और लास्ट में कह रहा है डी कि हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, अपने पिता या माता का जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। अब ये इसके बाद कह रहा है कि ये मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट आर रिफ्यूजल। देखिए ये जो शब्द है अपॉन प्रूफ ऑफ नेग्लेक्ट आर रिफ्यूजल, ये साबित करना पड़ेगा न्यायालय में, प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने नेग्लेक्ट किया है या रिफ्यूज किया है क्या। तब उसके बाद आर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस for the maintenance of his wife or such child father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from the time to time direct। भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे।
ये जो लास्ट वाला शब्द है कि मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। इसका कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी पत्नी के साथ साथ बच्चों का भी मेंटेनेंस मांगा जाता है न्यायालय में पिटीशन दाखिल करके, तो बच्चे को उस पत्नी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके कहने का सेंस यही है। या जैसे कोई पत्नी है, माता पिता हैं, एक साथ डिमांड कर दिए तो एक ही साथ पैसा मिलेगा, लेकिन वो पिता को मिल जाएगा और वो पत्नी के माध्यम मतलब पति के माध्यम से पत्नी भी पालेगी। माता पिता मैंने माता जो है पिता के माध्यम से पा जाएगी। यही है प्रोविजो। देखिए इसका कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट मे आर्डर द फादर ऑफ ए फीमेल चाइल्ड रेफर्ड टू इन क्लास बी to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such female child, if married, is not possessed of sufficient means। अब जो क्लास बी में हम लोगों ने देखा है उसमें कह रहा है कि परंतु मजिस्ट्रेट खंड ख में निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निर्देश दे सकेगा कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री के यदि वह विवाहिता हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है। मतलब जो क्लास बी है उसमें अविवाहित ही केवल बात है, अविवाहिता के लिए है, लेकिन ये जो है अवयस्कता तक ही है। वयस्क होने पर फिर उसकी लायबिलिटी पति पे चली जाएगी। इसके बाद आगे फिर कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child father or mother and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। एक और बात कह रहा है जो हम बार बार न्यायालय में देखने को मिलता है कि इंटरिम मेंटेनेंस, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि न्यायालय को यदि मजिस्ट्रेट को समझ में आता है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्रवाइयों का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। इसके बाद फिर एक प्रोविडो परंतुक है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजो शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 days from the date of the service of notice of the application to such person। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो इंटरिम एप्लीकेशन दिया जाएगा उसको 60 इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसको 60 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। कब? जब विपक्षी को नोटिस दे दिया गया है, उसके 60 रिसीव हो गया उसके 60 दिन के भीतर। कह रहा परंतु यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाइयों के व्ययों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। अब इसके बाद से एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि वाइफ में क्या तलाकशुदा महिला भी आती है? तो जी हाँ आती है। वो तब तक आएगी जब तक कि उसने दूसरी शादी न कर लिया हो। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर वाइफ्स इंक्लूड ए वोमेन हु हैज़ बिन डाइवोर्स्ड बाई और हैज़ ऑब्टेन्ड ए डाइवोर्स फॉर हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। उसने जब तक वो दूसरा शादी नहीं कर लेती है तब तक वो वाइफ की श्रेणी में आएगी और मेंटेनेंस पाने की हकदारनी होगी। अब वो धारा 2 कह रहा है कि एनी सच अलावेंस फॉर द मेंटेनेंस आर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग्स शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्रवाई के लिए व्यय आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई को व्यय के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होंगे।
मतलब ये न्यायालय के डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है, न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि वो उस आदेश में या तो आदेश की तिथि से देने की बात कहे या जो है जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया है उस तिथि से देने के लिए बात कहे। जो भी आदेश में होगा वो उस हिसाब से माना जाएगा। अब उपधारा 3 कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट काज टू कंप्लाई विथ द ऑर्डर एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू ए वारंट फॉर लिविंग the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such persons for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be remaining up unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a terms which may extend to 1 month or until payment is sooner made। एक और बात कर रहा है इसका उपधारा 3 कि यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकेगा जैसी रीति जुर्माने उद्गृहित करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए या यदि वह उसमें पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकेगा। मतलब जितने बार डिफ़ॉल्ट करता है उतने बार 1 महीने की सज़ा है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सज़ा काट लिया तो उसका माफ़ हो जाएगा मेंटेनेंस। आगे देखिए प्रोविजो क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट टू लेवी सच अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इज बिकम ड्यू। एक तो प्रतिबंध यह लगा रहा है कि परंतु इस धारा के अधीन दे किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक न जारी किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहित करने के लिए उस तिथि से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया। यानी कि यदि आप 1 साल तक वसूली के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपका अधिकार वेव कर जाएगा यदि आदेश हुआ है आपके फेवर में। तो इसके बाद कर रहा है फिर से, प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal started by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing। कर परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। अब स्पष्टीकरण में देखिए एक आधार का उदाहरण के रूप में दिया गया है कि एक आधार यह भी हो सकता है पति के साथ पत्नी न रहे और न रहने का कारण कह रहा है कि इफ़ ए हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ अनदर वुमेन और कीप्स ए मिस्ट्रेस इट शैल बी कंसिडर्स टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। यदि पति ने अन्य महिला से विवाह कर लिया है या वह रखेल लगता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा। इसके बाद से उपधारा 4 कह रहा है कि नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग। वो पाने की अधिकारी नहीं होगी इंटरिम मेंटेनेंस या चाहे मेंटेनेंस हो या एक्सपेंसेज प्रोसीडिंग का। कब? फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ सी इज लिविंग इन एडल्ट्री। यदि वो
एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि जारता के यदि वो जारता की दशा में रह रही है, या कह रहा है कि सी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड आर इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब ये कह रहा है कि इसके बाद कि या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही है। तो दोनों कंडीशनों में यहाँ तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जारता यदि वो एडल्ट्रेशन में रह रही है तब उसको इंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस पाने का। दूसरा कह रहा है कि बिना कारण के यदि वो पति के साथ रह नहीं रही है तब उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, या दोनों की आपसी सहमति है, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की इंटाइटल नहीं होगी। पांचवा इसका उपधारक कह रहा है कि ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ्स इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री, आर दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन दस refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। उपधारा 5 सीधे सीधे कह रहा है कि मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है, या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो आदेश यदि दिया भी गया है तो उसको माननीय न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग है, चूँकि बताते चलें कि इस समय वर्तमान में कई स्टेटों में फैमिली कोर्ट का गठन किया जा चुका है और फैमिली कोर्ट द्वारा ही इन सब मामलों को सुना जाता है, जो कि जिला जज के इक्विवेलेंट उनका पावर होता है। अब चूँकि इसके बाद आता है धारा 145। अब ये कह रहा है कि प्रक्रिया क्या होगा। प्रक्रिया के लिए कह रहा है कि भाई वहाँ तो आदेश हो गया, पहले में तो ये सब सामान्य बातें बता दी गई धारा 144 में क्या क्या होगा। अब धारा 145 में कह रहे हैं कि प्रक्रिया क्या होगा। तो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही आर हिज वाइफ रेजिडाइज, आर where he last resided with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child। कर किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकेगी जहां वह या तो उसकी पत्नी निवास करती है, या जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्म संतान की माता के साथ निवास किया है, या जहाँ उसका जो है उसका पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है। इसके बाद से यहाँ पे जो ये जो डी है, वेयर हिज फादर और मदर रेजिडाइड्स, ये अमेंडमेंट हुआ है, मतलब ये नया उपधारा जोड़ा गया है, इसीलिए इसको नीले के रूप में दर्शाया गया है। पिछले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 126 में ये बात नहीं लिखी गई थी। अब इसका उपधारा 2 कह रहा है कि ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of the advocate, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। अब उपधारा 2 कह रहा है कि ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्ति दे दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से लिखित किया जाएगा जो समन मामलों के लिए विहित किया गया है। देखिए ट्रायल 3-4 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने देखा है, सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल, समरी ट्रायल और प्ली ऑफ बार्गेनिंग। ये जो हम लोगों ने देखा है ट्रायल के विषय में, तो इसी में कह रहा है कि जो सेशन ट्रायल में प्रयोग किए जाते हैं प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अब परंतु क्या करे, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड इज willfully अवॉइडिंग सर्विस और willfully neglecting
to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may thinks just and proper. अब देखिए यहाँ दो बातें प्रोविजो में कह रहा है। पहला तो ये कह रहा है कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय आदेश देने की प्रस्थापना है, तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में उपस्थित होने से में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एक पक्षी रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। एक तो ये बात हो गया। अब दूसरा पार्ट ये करा है कि और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 मास के भीतर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चों के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे पास किया जा सकेगा। मतलब एक बात तो ये कह रहा है कि एक्स पार्टी आदेश भी किया जा सकता है और यदि रीजनेबल कारण बता दिया जाता है विपक्षी द्वारा तो कास्ट लगा करके और भी 3 महीने के भीतर तो उसको खारिज भी किया जा सकता है, मैंने फिर से उसको भी सुना जा सकता है। अब उपधारा 3 क्या कह रहा है कि द कोर्ट इन डीलिंग विथ application under section 144 shall have power to make such order as to cost as may be just। धारा 144 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो। अब धारा 146 क्या कर रहा है कि अल्टरेशन इन अलाउंस, भत्ते में परिवर्तन, भत्ते में परिवर्तन कब होगा इसके बारे में धारा 146 बताता है। कह रहा है कि ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन द सर्कमस्टांसेज ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 144 ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस आर ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एज द केस में बी, द मजिस्ट्रेट में मेक सच अल्टरेशन as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be। धारा 144 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले यथास्थिति अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अब यहाँ अल्टरेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कोई व्यक्ति सस्पेंड हो गया, नौकरी में है तो उसकी आमदनी ख़त्म हो गई, या हो सकता है कि कोई चपरासी हो बाद में अच्छा नौकरी कर ले, जैसे IAS PCS बन जाए तो उसका भाई तनख्वाह बढ़ जाएगा। तो वह ये बात कह रहा है कि जैसा भी हो प्रूफ हो जाने पर अल्टर किया जा सकता है आदेश में। और धारा 2 कह रहा है कि वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट in consequence of any decision of the competent civil court any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel or order or as the case may be vary the same accordingly। यहाँ पे एक और बात कर रहा है कि जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 144 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी भी निश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। यहाँ हम लोग इस धारा में अल्टरेशन इन अलाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपधारा एक प्रकार से बता दिया कि इस तरीके से अल्टर किया जा सकता है आदेश में, और उपधारा 2 बता रहा है कि एक और भी प्रकार से जो इस तरीके के मैटर होंगे उसमें भी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश में अल्टर किया जा सकता है। अब उपधारा 3 कह रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ ए वोमेन हु हैज़ बीन डाइवोर्स बाई और हैज़ ऑब्टेन्ड ए डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, द मजिस्ट्रेट शैल इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट, भाई कोई डाइवोर्स महिला है और उसने जो है विवाह विच्छेद कर लिया है या प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में क्या सेटिस्फाइड हो जाएगा तो अल्टर करेगा। पहला कह रहा है ए वोमेन हैज़ आफ्टर द डेट
of such divorce remarried cancel such order as from the date of her remarriage। पहला तो ये कह रहा है कि उस महिला ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था धारा 144 में कि वाइफ के मतलब इंक्लूड है उसमें कि जब तक वो दूसरी शादी न कर ले तब तक वो पाने का अधिकारी होगी, उसको वाइफ माना जाएगा। तो यहाँ यही कह रहा है कि यदि वो रीमैरिड कर लेती है तो उसी डेट से कैंसिल कर दिया जाएगा आदेश। बी कह रहा है कि द वुमेन हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce cancel such order। दूसरा कह रहा है कि उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस महिला ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या व्यक्तिगत विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी तो वह ऐसे आदेश को पहला कह रहा है कि इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फॉर द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड। दूसरा कह रहा है इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमेन। यानी कि उस दशा में जिसमें से धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। और दूसरा कह रहा है कि किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस महिला को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। इसके बाद सी कह रहा है कि द वुमेन हैज़ ऑब्टेन्ड ए डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज वॉलंटरली surrenders her rights to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce cancel the order from the date thereof। उस महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपनी यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आधारों का स्वेच्छा से अवैर्पण कर दिया था तो वह आदेश को उस तारीख से रद्द कर देगा। चौथा इसका उपधारा है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस आर डॉरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144 the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order। ये कह रहा है कि किसी भरण पोषण या दहेज की यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने धारा 144 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति के द्वारा वसूली की जा चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यायालय को गुमराह करके कोई भी वसूली वारंट जारी कराया जा सकता है। अब धारा 147 आखिरी धारा करा है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। एक्चुअल में जो इजरा कहा जाता है यानी कि जो धारा 144 में आदेश किया गया है उसका कंप्लायंस कराने के लिए जब देखा जाता है कि कोई व्यक्ति ऑर्डर होने के बाद भी 1 साल के भीतर पेमेंट नहीं कर रहा है तो जो ही 1 साल होना होता है 1 साल के भीतर ही इसमें या 2-3 महीने के बाद जो है कंप्लायंस कराने के लिए व्यक्ति जो है पूरा जोड़ करके कितना ड्यू है इसी धारा के तहत एप्लीकेशन देता है। क्या है ये धारा 147? ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस मे बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड or to his guardian if any or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be is to be paid and such order may be enforced by any magistrate in any place where
the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance or as the case may be expenses dues। यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या जिसके संरक्षक को यदि कोई हो या उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति भरण पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के लिए व्यय दिया जाना है निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और यथास्थिति देय भत्ते या व्ययों के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकेगा। देखिए जो एक बात कहा गया है कि जहां उसका कंप्लायंस होना है वहां पर भी इसका एप्लीकेशन दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है उसी कोर्ट में इसका दाखिला हो। यदि जो पति है वो किसी दूसरे ज़िले में या कहीं रह रहा है तो वहाँ भी इस धारा का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन पत्नी द्वारा दिया जा सकता है या जो भी उसके हकदार व्यक्ति हों उसको दिया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ इस वीडियो को विराम देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। पूरा बेयर प्रोविज़न हमने पढ़ा, उसमें एक्सप्लेन करने की कोई बहुत व्यवस्था ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ क्लियर कट लिखा गया है। कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब अल्टर किया जाएगा और कहाँ एजुकेशन होगा और कहाँ किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, ये सब बातें हम लोगों ने धारा 144 से लेकर के 147 तक देखा। अब अगले वीडियो में हम सिविल मामले से संबंधित वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।